Now I welcome अरोड़ा साहब, जीएसटी की राहों में आपका दोस्त। वेलकम सर, वेलकम टू अवर सेमिनार। थैंक यू सर। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन जीएसटी। मतलब बस मैं एक लाइन बोल दूं, अगर आप अलाउ करें, बस एक लाइन बोल दें। बस मैं एक तो आई एम थैंकफुल टू श्रीनगर अगेन फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और जितने भी लोग जिन्होंने अटेंड किया सच अ लार्ज नंबर, तो मुझे पता है सारे के सारे अरोड़ा जी को सुनने आए थे, तो एक्चुअली क्या वो मैंने फायदा उठा लिया। तो हैविंग सेड दैट, पर थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेयरिंग योर टाइम और फॉर एक्चुअली रादर वेटिंग फॉर अरोड़ा जी की, यार ये कब चुप होगा, अपना पीपीटी दिखा रहा है ना अपनी शक्ल दिखा रहा है। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी, आपको सुनना हमेशा एक ट्रीट होती है। भारद्वाज साहब, क्या है, माफ करना, हम दोनों ऐसे ही हैं। मैं कभी यहाँ ये बॉल इधर करते हैं, मैं उधर से फिर बॉल उधर कर देता हूँ। हम दोनों ऐसे ही लगे रहते हैं। हमारा प्यार जो है वो बड़ा मशहूर है, टॉम एंड जेरी की तरह। टॉपिक है सर अरोड़ा साहब के लिए, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन जीएसटी, concept of intermediaries in GST and whether services from intermediary is taxable in India, the concept of online information database access retrieval services OIDAR, ये कुछ नया नाम लग रहा है मेरे को भी आज सुनने में, तो हम लोग सीखेंगे। और अरोड़ा साहब, it is over to you for your discussion on the allotted topic, sir. Please, it is over to Rajendra Arora. Please, sir. Thank you, sir. Bhardwaj Saab, R.K. Gupta ji, and all other executive committee members of this study circle for giving me this opportunity. And indeed, today I am feeling all the more proud that I am sharing dice with my elder brother Nitin Bhai. Thank you very much, Nitin Bhai, for giving this opportunity. जब गुप्ता जी ने ये बात डिस्कस की मेरे साथ, तो जब नितिन जी का नाम आया तो मैं बहुत एक्साइट हो जाता हूँ नितिन भाई को सुनने के लिए, क्योंकि एक्चुअली इनकी जो मैं मतलब मतलब कोई मजाक की बात नहीं है, इट इज ऑन अ सीरियस नोट दैट आई ऑलवेज लव टू हियर हिम, बिकॉज द वे एक्सटेम्पोर ही स्पीक्स अबाउट द सब्जेक्ट with the conviction, with the gravity, with the deep thought, firm and deep thought, तो मुझे honestly बड़ा मजा आता है और मैं बहुत ही proud feel करता हूँ that I am with him in the regional council, and I would love to be with him in the next level also, so in times to come. Thank you Nitin bhai for being here and motivating me. Sir, Bhardwaj sir, in fact, frankly, Gupta sir has directed me and he has all the rights to do that, कि भाई आपने ना शुरुआत में opportunities for chartered accountants की बात जरूर करनी है। तो मैंने कहा सर माफ करना, मतलब मैं तो सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत छोटा मोटा विद्यार्थी हूँ, तो मैं opportunities ओवरऑल तो कैसे बात कर पाऊंगा। तो फिर हमारा डिस्कशन में निकला भाई जीएसटी में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में बात करें, फर्स्ट 10-15 मिनट्स, और इस बात से थोड़ा सा आप सेंसिटाइज भी हो जाएंगे, थोड़ा सा आप और ज्यादा इसका जो ग्रेविटी है सिचुएशन की वो आप फील करना शुरू कर देंगे। मित्रों, हम जब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, अभी हमने चौथी वर्षगांठ मनाई 1 जुलाई 2021 को बहुत ही हर्षोल्लास से। हालांकि ठीक है, उल्लास या हर्ष कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं उसको थोड़ा सा कम तो जरूर करता है, लेकिन मैंने तो हमेशा इस जीएसटी के साथ एक वर्ड यूज किया है, हैप्पी जीएसटी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी सब्जेक्ट, किसी शब्द, किसी परिस्थिति के साथ आप अच्छी भावनाएं जोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसका मैग्नेटिज्म फैलना शुरू करता है और वो अच्छा हो जाता है। मैं सभी मित्रों से विनती करता हूं कि अपना कैमरा ऑन करके बैठे जहां भी संभव है, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन बेहतर होता है, और मुझे यहाँ पर सिर्फ दीवारों से बात करने में आनंद कम आता है, बल्कि अगर फेसेस हो, एक्सप्रेशंस हो, तो ज्यादा आनंदमय स्थिति होती है और मैं और ज्यादा खुलकर बोलता हूँ। तो विनती है, जो कैमरास ऑन कर सकते हैं वो जरूर करें। धन्यवाद। तो
मित्रों अपॉर्चुनिटीज की बात में मैं आपको बताऊंगा, 1 जुलाई 2020 को एक जीएसटीएन ने डाटा रिलीज किया था। उस डाटा में जीएसटीएन ने कहा कि जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं वो हैं 1,32,00,000 और हमारी जो एनुअल रिटर्न्स लगभग, मतलब जो 3B और 1 फाइल होती है एनुअली, लगभग वो 68 लाख फाइल होती है लगभग। और हम ये बात सभी जानते हैं कि हमारे जो मेंबर्स इन प्रैक्टिस मेंबर्स हैं कंट्री में वो लगभग 3,60,000 हैं और प्रैक्टिस में सारे मिलाकर अगर हम बात करें तो लगभग 1,80,000 मेंबर्स की हम बात करते हैं। तो अगर हम 68 लाख रिटर्नों की बात कर रहे हैं और 1,80,000 मेंबरों की बात कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 3700 रिटर्नें एक व्यक्ति के जिम्मे आती हैं। मैं हिस्से नहीं कहूंगा, जिम्मेदारी बड़ी है, हिस्सेदारी कम है। तो जहां तक बात आती है हमारे कंप्लायंसेस पार्ट की, रिटर्न पार्ट की, ये भी मैं समझता हूं कि सारी रिटर्नें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल नहीं करते। ऑफ कोर्स हमारे और मित्र, हमारे फेलो प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स, ईएमएस, जीएसटीपीस, बहुत सारे और मित्र हैं हमारे जो रिटर्नें फाइल करते हैं। बट अगर वो ओवरऑल आप एवरेज की बात करें, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जोड़ें तो 3700 रिटर्नें भी बहुत बड़ा एक फिगर आता है। मैंने पूरे सेगमेंट को 3 हिस्सों में विभाजित किया है कि इनिशियल लेवल पे आप प्रैक्टिस जीएसटी की क्या कर सकते हैं, मिड लेवल पे क्या कर सकते हैं और हाईएस्ट लेवल पे क्या कर सकते हैं, और एक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की है। तो अभी तक आपने अभी नितिन जी को बिना पीपीटी के सुना और आप मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। नितिन जी एक डायलॉग हमेशा जब भी हम प्लेटफॉर्म्स शेयर करते हैं तो वो बोलते हैं, आज वो भूल गए हैं तो मैं वो बता दूं, मैं आज वो डायलॉग उनके लिए प्रयोग कर देता हूं कि जब आप विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देख लेते हैं तो उसके बाद अगर राहुल द्रविड़ आता है, जो कि मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा बोरियत तो होती है। धड़ाधड़ चौके छक्के लगाने वाले हमारे नितिन जी और हम बड़ा जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चीजें करते हैं। तो आपको कोशिश करेंगे कि साथ लेकर चलें, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपना कैमरा ऑन करके चलें। और साथ ही साथ ये टॉपिक जो है, जैसे कि भारद्वाज सर ने बिल्कुल सही पकड़ा है कि ये जो OIDAR का टॉपिक है ये भी बड़ा ही अनटच्ड टॉपिक है। इसके ऊपर मैं YouTube की बात करूंगा, Facebook की बात करूंगा, मैं लिंक्डइन की बात करूंगा, मैं YouTube पे वीडियोस लेना देना, एड्स की बात करूंगा, इनकम्स की, एक्सपेंडिचर्स की बात करूंगा, तो आपको आनंद आएगा। वेबसाइट्स की बात करूंगा, एप्लीकेशन सॉफ्ट एप्स की बात करूंगा, ठीक है जी। तो ये सब आपको आनंद उसमें आएगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। शुरुआत में जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 हिस्सों में हमने पूरे कानून की जो परिस्थितियां हैं उसको विभाजित किया है। सबसे पहले जो है वो इनिशियल लेवल है हमारा, जिसे हम बेसिक स्टैंडर्ड भी कह देते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड में मित्रों हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं काम करने के। हम रजिस्ट्रेशंस की बात कर सकते हैं, हम कंप्लायंसेस की बात कर सकते हैं, हम जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की बात कर सकते हैं। हालांकि जब मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर की बात करता हूं तो कानून में इसका प्रावधान है जीएसटीपी का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जीएसटीएन पे इसका कोई भी प्रावधान नहीं आया 48 महीनों तक। एनीवेज कोई बात नहीं, मैं इनफैक्ट आई मे बी वन ऑफ दोज 250 odd GSTP registered in the country. I am one of those. Initial days only, I applied on 28 June 2017 and the registration was granted on 1st February 2019. Anyways, so हमारे पास रजिस्ट्रेशंस का काम है, कंप्लायंसेस, रिटर्न फाइलिंग का काम है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम मैं विजुलाइज करता हूँ जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, वो है अकाउंटिंग सर्विसेज। मित्रों, अकाउंटिंग सर्विसेज को हम बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं या कंप्लायंसेस को हम बहुत ज्यादा लूजली भी ट्रीट कर लेते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग और कंप्लायंस, रिटर्न फाइलिंग एक बेस है। रिटर्न फाइलिंग और कंप्लायंसेस एक आधार है जिसके ऊपर पूरा कानून टिका हुआ है। अगर आपने अकाउंटिंग प्रॉपर की है, अकाउंटिंग हेड्स प्रॉपर चुने हैं,
आपका जो हेड्स सब हेड्स प्रॉपर है और वो कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रॉपर ढंग की जगह में प्रॉफिट लॉस में डेबिट की जगह क्रेडिट नहीं, क्रेडिट की जगह डेबिट नहीं, रिस्पेक्टिव हेड्स और सब हेड्स में जा रहे हैं, मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देता हूं कि 15% कम से कम आपने अपनी टैक्सेबिलिटी को सिक्योर कर लिया। क्योंकि जब जीएसटी ऑडिट के लिए अंडर सेक्शन 65 डिपार्टमेंट आता है तो उसको ये ट्रेन किया जाता है कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स चेक कीजिए, ट्रायल बैलेंस मंगाइए, देखिए कौन से हेड और सब हेड में कौन सी इनकम और कौन सा एक्सपेंडिचर डाला गया, स्पेशली इनकम्स। क्योंकि जैसे ही इनकम्स, क्योंकि मैं आपको जीएसटी में जब भी मैं बात करता हूं तो मैं सभी मित्रों को ये बात बोलता हूं कि सभी इनकम्स पर जीएसटी लगता है और सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउड है। अगर आप ये मानकर चलेंगे तभी आप एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग, एक वैल्यू एडिशन सर्विसेज अपने एसएससीज को, टैक्स पेयर्स को दे सकते हैं। तो मैं अकाउंटिंग सर्विसेज और रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। अकाउंटिंग से एक प्रॉपर सिस्टमेटिक विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द लॉ एक अकाउंट्स, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होते हैं। उसके बेसिस पे आप कंप्लायंसेस करते हैं, चाहे वो जीएसटीआर 1 है, 3B है या और जितनी भी जीएसटीआर 4 है, 9 है, 9C है, जितनी भी आप रिटर्न फाइल करते हैं रेगुलर बेसिस पे कंप्लायंसेस करते हैं, वो अकाउंटिंग डाटा के बेसिस पे करते हैं। अगर अकाउंटिंग डाटा प्रॉपर नहीं है तो कॉरेस्पॉन्डिंग कंप्लायंसेस प्रॉपर नहीं है। और मैं सभी मित्रों को ये बहुत ज्यादा फोर्सफुली सजेस्ट करता हूं कि जो कंप्लायंसेस का इशू है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, हम उसको लाइटली ना लें, क्योंकि इस पर्टिकुलर कानून में दो बेसिक विंग्स हैं। पहला है लॉ, दैट इज द बेयर टेक्स्ट लॉ। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, दैट which is done by GSTN, and GSTN is purely based upon the artificial intelligence, my dear friends, and this artificial intelligence actually works upon the red flags or the red tracks which is being inbuilt into the system, intelligence system, and the moment you actually put your feet on the red track, it raises a flag, and it raises a flag, and the moment a red flag is raised and consolidated, when two or more combinations of different red flags are raised, immediately a notice is triggered, clicked through the system only, and tomorrow is this only. I do not find, honestly, I may be sounding a little absurd while saying this, but I do not find the replacement of the human intelligence with the artificial intelligence, never in the history or never in the future of the mankind also, because me only created the artificial intelligence. And if I tell you one very interesting example, I have a friend who is a chartered accountant. His son appeared for some engineering entrance exam, and he actually in the first attempt he could not make it in the first few thousands so that he can get a good college or engineering college. But later on, that boy who is the son of my friend actually understood the prototype of the entire artificial intelligence which is used into the system to conduct examination. And out of 30 lakh students who appeared, he stood first 5,000, and the preparation level was almost similar, and he understood the artificial intelligence, the binary system of that artificial intelligence, how it is being created. And that's what I want to bring home for you as a chartered accountant, as a compliance, I would say, controller of any organization. You should understand कि कहाँ red flags, red tracks implanted हैं, और अगर आप रेड फ्लैग्स को रेज होने से रोक लेते हैं, आप इवेंचुअली 70% अपने ऊपर होने वाली कार्यवाही को किसी भी प्रकार की रोक लेते हैं। उसके लिए आपको कानून को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिमेंटिक को जानना बहुत आवश्यक है। मैं सेंसिटाइज कर रहा हूँ बहुत सारी बातें, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टच बेस करता हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा। तो ये जो कंप्लायंस का और अकाउंटिंग का और ये सब काम है बहुत जरूरी है, और ये इनिशियल लेवल पर हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हम ऑडिट्स की तरफ जा सकते हैं मिड लेवल में, हम रिफंड्स की तरफ जा सकते हैं मिड लेवल में।
जो टॉप लेवल है इस पर्टिकुलर सिस्टम का, जो पिरामिड का टॉप लेवल है, वहां पर हमारे पास वेरियस लिटिगेशन सर्विसेज है, कंसल्टेंसी है, ओपिनियन बेस्ड सर्विसेज हैं. एंड आई टेल यू फ्रेंड्स, this law has yet not been implemented. The law is not implemented, it is merely the GSTN which is implemented. The procedure to capture the data, fetch the data is just established. It is into its infancy. The system अभी भी नवजात है, अभी अभी पैदा हुआ है. अगले 5 सालों में आप देखेंगे, मैं आपको आज, हालांकि टॉपिक डिपार्टमेंटल ऑडिट नहीं है, वरना मैं आपको उसके बारे में कुछ बताता. आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट और डाउन दिस OIDAR सर्विसेज की, जो कि अनटच्ड टॉपिक्स हैं. मैंने इनको आपके लिए, गुप्ता जी ने कहा कि कुछ ऐसा टॉपिक लाओ जो बिल्कुल जिसके बारे में बात ना हो रही हो और हमारे मेंबर्स को उसके बारे में बताओ. तो अब देखिए नितिन जी अगर यहाँ हो तो देखें कि आपके रहते हुए मेंबर ज्यादा थे, मेरे आने पे मेंबर कम हो गए. तो किसको सुनने आए थे मेंबर? नितिन जी को सुनने आए थे. नितिन जी को सुने, चले गए. सो एनीवेज, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा मेंबर्स को अपना कैमरा ऑन करें. इट इज अ वेरी गुड हैबिट, क्योंकि आपकी अटेंशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कैमरा ऑन करते ही. आप अटेंटिव हो जाते हैं. मेरी विनती है आप सबसे, गुप्ता जी आप भले ही ऑफ कर लें, आपको तो डेली बेसिस पे कैमरा ऑन करके बैठे रहना पड़ता है, लेकिन बाकी मेंबर जो सुनने आए हैं सब्जेक्ट को, मेरी विनती है कि आप जरूर कैमरा ऑन करके बैठें. तो मित्रों, ये तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो लिटिगेशन है, या आप कंसल्टिंग की बात करें या ओपिनियंस की बात करें, ये आने वाले 5 सालों में अभी टच बेस भी नहीं हुआ है, अभी शुरू भी नहीं हुआ है. आप देखिए, डिपार्टमेंटल ऑडिट हैज जस्ट स्टार्टेड. डिपार्टमेंटल ऑडिट वुड कल्मिनेट इनटू शो कॉज नोटिसेस. Inspections have just started. Inspections will culminate into show cause notices. Other data collection under section 150 and 151 of the act have just been started. The data collection would also, the fetching of data from various sources by the department would also enable them to actually frame cases against the taxpayers, because show cause drafting is not an easy task. They have to have solid backgrounds, the evidences with their evidentiary value. So it is yet not started. So although 48 months have passed, but I must tell you that you can still catch hold of this subject, and for next 25 years, at least I am going to practice for next 25 years, which I visualize, and I fairly see that this subject is going to earn me my bread and butter. Simple. So even professional brothers and sisters who are willing to join this profession, this subject, this stream of profession, they are most welcome. Nothing has yet been spilled over. वो कहने डुल्ले बेरा था, कुछ नहीं बिगड़या, अभी तो बेर बिखरे हैं. तो बेर बिखर के उठा लीजिए. 48 महीने की कहानी, आप मुझे 1 घंटा सुनेंगे तो मैं आपको 1 घंटे में 48 महीने की पूरी, मेरे YouTube चैनल पे 2 घंटे के एक वीडियो में 48 महीने की पूरी कहानी है. अभी 1 जुलाई को रिकॉर्ड किया है. तो जिसको भी सब्जेक्ट को एक बार रिविजिट करना है, वो जाकर उसको रिविजिट करे. मेरे चैनल पे जीएसटी की राह में आपका दोस्त राजेंद्र अरोड़ा. अब उसको 2 घंटे सुने. सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, जतिन क्रिस्टोफर, गौरव गुप्ता, अर्पित हल्दिया और गगन कुमार, हम चारों ने मिलकर पूरी कहानी, पूरी जर्नी ऑफ 48 मंथ्स 2 घंटे में डिस्कस किया. आप सुनिए तो आप बिल्कुल प्रेजेंट सिचुएशन में ऑलमोस्ट आ जाएंगे, और कानून की कोई टेंशन नहीं. तो ये बेसिक था अपॉर्चुनिटीज के ऊपर. मैं विजुलाइज करता हूं कि अभी बहुत सारा काम होना, अभी लिटिगेशन होना, ऑडिट होना, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर होना, बहुत कुछ होना बाकी है. और इवन रिटर्न फाइलिंग भी हम सही फाइल नहीं कर रहे. मैंने 1 करोड़ 32 लाख का डाटा आपको दिया है 1 जुलाई 2020 का. आज का डाटा है कम से कम 1 करोड़ 65 लाख टैक्स पेयर. मित्रों, अगर 1 करोड़ 65 लाख टैक्स पेयर्स की बात कर रहे हैं, हम तो 1.5 लाख हैं. तो आप सोचकर चलिए कि हम लोगों के पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा पोटेंशियल बाकी है. सब्जेक्ट को पकड़ना है, वो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा. मैं आपके साथ दोस्त हूं, आपका हमेशा आपके साथ रहूंगा जब तक इस धरती पे हो. आगे बढ़ते हैं. ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया मित्रों. अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूं. शुरुआत करूंगा इंटरमीडिएट सर्विसेज से. मित्रों, हम हमेशा
जानते हैं, हम इंटरमीडियरी का मतलब इंटरमीडिएट है भाई, ब्रोकर है, एजेंट है, कमीशन एजेंट है, कहीं ना कहीं इससे ये मतलब समझते हैं इंटरमीडियरी क्या है। इंटरमीडियरी की जो हमारे पास परिभाषा है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में है। अभी मैं ये हेडफोन हटा रहा हूं मित्रों, तो आपको अगर कुछ मुझे बोलना हो तो गुप्ता जी आकर मुझे थंब इंप्रेशन देंगे, मतलब ठीक है तो मैं सुन लूंगा। अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूं तो मैं ये ईयरफोन हटा रहा हूं। इंटरमीडियरी की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में है आईजीएसटी एक्ट की। वो सिंपल परिभाषा में हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि फैसिलिटेट करता है, अरेंज करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर पर्संस, सप्लायर्स, उसको इंटरमीडियरी कहते हैं। एक्सक्लूसिवली वहां से हटाया गया है वो व्यक्ति जो कि अपने खुद के अकाउंट पे, मतलब ऑन हिज ओन अकाउंट गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करता है। अगर हम नटशल में बात करें तो इंटरमीडियरी वो व्यक्ति है जो फैसिलिटेट करता है या अरेंज करता है सप्लाई करवाना, सप्लायर के बिहाफ पर रेसिपिएंट्स को ढूंढता है और उनको सप्लाई करवाता है। सर्विस टैक्स से उठाया गया कंसेप्ट है मित्रों, पुराना सब कंसेप्ट है, और वहां पर भी इंटरमीडियरी की बात बहुत डिटेल में होती थी। इवन वहां पर एक एजुकेशन गाइड भी है जो कि इंटरमीडियरी के बारे में बताती है। 20 जून 2012 की एजुकेशन गाइड है सर्विस टैक्स के ऊपर, जो कि इंटरमीडियरी बताती है कि इंटरमीडियरी कौन हो सकता है। जो उन 3 क्राइटेरिया में नहीं आता वो इंटरमीडियरी नहीं होता। तो अब यहाँ पर इंटरमीडियरी कौन है और कौन नहीं है, इससे पहले हम ये समझते हैं, मैंने परिभाषा आपको दे दी, प्रैक्टिकली कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा ये बाद में समझे। पहले ये समझते हैं कि इंटरमीडियरी के बारे में इतनी ज्यादा हो हल्ला क्यों है, इतना ज्यादा ह्यू एंड क्राई क्यों है। मित्रों, इंटरमीडियरी की टैक्सेबिलिटी की समस्या एज पर से एज सच नहीं है, ना इस डेफिनेशन की है। इसकी जो पीओएस की जो संरचना है, प्लेस ऑफ सप्लाई की जो कंस्ट्रक्शन है, वो बड़ी डिफरेंट सी है, और सर्विस टैक्स में भी कुछ ऐसे ही की गई। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को टैक्स करने का ऑब्जेक्टिव है। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की परिभाषा दी गई है। आप मेरे साथ बने रहें, मुझे बस ध्यान से सुने, आपको बहुत अच्छे से आनंद आए। ऐसा लगेगा जैसे कि मुरारी बापू राम कथा सुना रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मैंने मजाक किया, आप ध्यान से सुनिएगा। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में देखिए, मुरारी बापू का नाम लेते ही 1-2 कैमरास और ऑन हो गए। तो मान लीजिए सर मुरारी बापू कथा सुना रहे हैं, कैमरा तो ऑन करके बैठिए जरा। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की परिभाषा दी गई। अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या कहता है मित्रों, कि अगर आपका सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आया है, मेयरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, पीओएस आउटसाइड इंडिया, ये 5 कंडीशन वो बताता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। तो वो सर्विस जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगी, जीरो रेटेड हो जाएगी। जीरो रेटेड हो जाएगी सेक्शन 16 में, वो जीरो रेट होगी। जीरो रेट मतलब द रेसिपिएंट शैल बी टैक्स्ड एट जीरो। इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई, but at zero the recipient shall not be taxed. Listen to me very carefully, I am giving you very deep, all the deep thoughts. It is a zero rated supply, it is not exempt, it is not non GST, it is a taxable supply but taxed at zero to the recipient, but it is a taxable supply. So section 16 of IGST says that if it is a zero rated supply as per this export of service or export of goods, then the refund of the accumulated input tax credit, if the supply is made without payment of IGST, shall be made under section 54 of the act. If the supply is made with payment of IGST, then refund of IGST paid shall be made to the supplier. So now here the question is that the fifth condition which I discussed, that is the POS should be outside India. If the POS in case of any export of services outside India, it shall be considered to be zero rated. For example, I am sitting here in India.
I have a contact in America, United States of America. He asked me, Rajendra, you are a chartered accountant in India. Why don't you do one thing? I have a business, very good business here in India, in all 50 states of United States of America. And I want somebody who can take care of my accountancy, my back office management, my payroll, and all these things. And you have got a bandwidth here in India, so you do that. So this is what normally called is what kind of a services we are referring to. This is a cross-border outsourcing to India. Yes, please. Yes or no? Chat box में लिख के बताइए. जी. Chat box में लिख के बताइए. Yes or no? Yes, please. आवाज नहीं आ रही जी, कोई मैसेज नहीं आया, सिर्फ एक आया. संजीव मिश्रा जी कहते हैं यस, बहुत बढ़िया. तो इट इज बेसिकली आउटसोर्सिंग सर्विस टू इंडिया. नाउ if I say that this particular the service I'll be providing to somebody outside India, and I would be charging according to the price he charges to his supply recipients, then it is a different situation. But largely these kind of services, and do you know that India is a third preferred destination so far as outsourcing services are concerned, and plenty of, and especially the IT enabled services, we are the one of the largest exporters of software and IT enabled services as per NASSCOM also, that is India. So now what happens is that if I am helping or assisting back office support to any foreign principal, then this particular problem arises. It says the place of supply of service under section 13(8) subclause B. It says in case of intermediary services, the POS shall be the place of supply of service provider, that is the supplier. And if the POS becomes of the supplier, that is in India, the services which are provided to somebody outside India, all other conditions of export of services are complied, POS comes down to India, that service becomes taxable here in India. That's the real worry behind this intermediary service. Now let me take another example, friends. That is, now that particular person only in United States, he asked me, you take care of all the back office support, not only accounting. Here, I would say not, if not less, but if not more than, but not less than 5 advanced ruling authorities in India have decided, have given the ruling to the fact that this particular service shall be an intermediary and would be taxed here in India. Now let's take another example. There is a foreign university in London who hires me here in India and asks me to procure or to find the talent to be sent to London. Now I did some research, I did some marketing, and I propagated the foreign university here in India and found some prospective students for the university and sent them to university, and out of them say 10 people joined the university and university paid me the commission. My dear friends, that particular supply of service as per section 13(8)(b), the POS shall be here in India. Because although I'm providing services to somebody outside India, Forex is coming, convertible Forex is coming, but because of this problem in POS, the POS comes down to India and it becomes a taxable supply here in India instead of becoming a zero rated supply. And there are, I would say,
a huge amount of litigation which is already there and going to happen in times to come with respect to IT enabled services, जो कि मैंने आपको बैक ऑफिस सपोर्ट सर्विसेज की बात की। यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास एडवांस रूलिंग, चाहे वो GoDaddy हो, ग्लोबल रिसर्च हो, vServe ग्लोबल हो, ये सारी एडवांस रूलिंग जो है वो ये कहती है कि ये इंटरमीडिएट सर्विसेज है। ऑल्दो अब इंटरमीडिएट सर्विसेज हमने समझ लिया कि इंटरमीडिएट सर्विसेज की समस्या क्या है, इंटरमीडिएट सर्विसेज में प्रॉब्लम क्या है। Now the moot question would be that the supplier of service, whether it is an intermediary or not, that requires to be determined. Now how it would be determined, that is the moot question. My dear friends, that education guide released in 20th June 2012 tells us three factors to be considered in to determine whether a particular supplier or a supplier of service is an intermediary or not. First, that what is the nature and value, whether the intermediary is in a position to affect the nature and value of the services provided by the supplier to its third parties. That is the first. If he is not, then he is not intermediary. If he is, if he is, then he is not intermediary. If he is not, then intermediary. Then separation of value. Listen to me carefully, very carefully with this. My US partner or my US principal is charging rupees 100 for a particular, or $100 for example, $100 to his client in United States. And correspondingly, I am supplying services on with respect to that particular third party of my foreign principal, and I am charging 12 rupees or 20 rupees, $20 for that particular supplier of service. So whether this value which I shall be charging to my foreign principal is linked with this price he is going to charge to his recipient, if yes, then I am an intermediary. If yes, then I am intermediary. Then identification of title. This is also very important. This has been said by the department itself, that who is intermediary. Title means if I am, please identify that whether I am working as a principal to principal basis or agency relationship. Now, how would you determine that who is at principal to principal basis or into agency relationship? If for any acts done by me, my foreign principal is responsible for that, then it shall be considered to be agency relationship. But if my agreement with the foreign principal is on principal to principal basis, then of course I would be outside the preview of that agency relationship and would never be termed as intermediary. More interestingly, if I would be charged for, sometimes what happens is I have a parent company in America who is having a subsidiary here in India. Both of us entered into an agreement for the similar services. Now he says that whatever cost you would be incurring here in India, I would be giving you cost plus 10%, cost plus 20%. This determination of markup also is a difficult task. This actually brings you into agency relationship only. It is not a principal to principal. It actually gives a clear hint of the fact that you are exclusively working for that particular organization only and helping or making these kind of intermediary services only. So in order to design your agreement, you need to be very careful, because the agreement, I must tell you one more thing. When we talk about the opportunities in GST, indirect tax, listen to me very carefully, friends. Indirect tax, especially when we talk of GST now, is governed by the soul of the transaction, and that soul of the transaction lies in the agreement, underlying agreement of the transaction.
if the whatever the underlying agreement would be speaking, that would be the final nature of the transaction. And depending upon the final nature of the transaction, the taxability shall be determined. So that is, therefore, we need to be very, very careful while designing the transaction and bringing it on the piece of paper. At many occasions in indirect taxes, just another example of the importance of the agreement. You remember section 15 subsection 3, which says that the reduction in value shall be made on account of discount given either at the time or before the supply. That shall be straight away reduced from the value of the supply. But if the discount is given post supply, then few conditions are required to be complied for reducing the value of supply. First is that it is in pursuance of an agreement. It is written in the law that it is in pursuance of an agreement, and the agreement should have been entered into before the supply. And what could be the agreement, my dear friends? I give you one very interesting hint for tax planning also. Tomorrow, if you reduce your value of supply and you have to comply section 15 subsection 3 clause B, one of the condition of clause B is this, that it should be in pursuance of an agreement. Subsection 3, one of the condition is that it should be in pursuance of an agreement. A simple service of communication or communication of brochure to the recipient, the brochure, that price schedule in which you have written all the types of discounts, can be sufficient to be considered as an agreement entered before the supply. You need to be very careful. You must consult your clients and tell them the price schedules also need to be very carefully designed. Although again, I am not divulging into more, I am not digressing from the core topic of the today, but yes, this is another example for the importance of the agreement. And tomorrow, let me tell you, at various occasions, tribunals and high courts have reinforced the importance of the agreements, and on the basis of the agreements only, the nature, the underlying nature of the transaction is being determined, and consequently the tax treatment. So please start focusing on these agreement part also, and it is going to be one very important area of practice opportunity for we chartered accountants in the field of GST. Okay, now what I said, that while drafting the agreement, you need to be careful that you should not fall into the intermediary but come out of the intermediary. And some of the factors I have discussed with you. One very interesting judgment I would like to share with you, that is Inter-Ocean Shipping Company versus CST 2013 Delhi Tribunal. Inter-Ocean Shipping Company 2013 Tribunal Delhi, Seastat Delhi. Friends, this particular judgment was about the intermediary only, and the facts of the case were that if I am facilitating or arranging some supplies, during those times it was not, the term supply was not coined yet, but if I am trying to help to manage the sales made on behalf of the other person, the tribunal, the Seastat Delhi, held that it shall not be intermediary. Why I am referring this judgment, my dear friends? Because this went to Delhi High Court, and then finally department went to the Honorable Supreme Court. Delhi High Court dismissed the writ, and the Honorable Supreme Court upheld the judgment of the tribunal. So this is a finality. This is a final law of the land with respect to intermediary. Please be careful. This is a very, very important judgment. Like I always give importance to Arise India Limited Delhi High Court judgment, which is in case of when the supplier does not pay, recovery cannot be made from the recipient. The similar judgment in case of intermediary, which has traveled all the ladders of the judicial redressal mechanism,
and reached to the pinnacle, and at the pinnacle honorable apex court said the tribunal pronounced correctly. So that becomes the complete acceptable legal binding precedent. Decisis susaris, the law of binding precedents. It is a legal maxim which is generally acceptable. So moving my dear friends, now this is with respect to this thing. Intermediary, यहाँ पर आपका कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं बीच में ताकि पार्टिसिपेशन बना रहे. Yes, please. You can write it in your chat box for any question you want to ask me about intermediary or any other thing also. But restrict yourself to intermediary. Then we will discuss about the online information database access retrieval. उसके बाद आप कुछ भी पूछ सकते हैं. सर प्लीज ये जजमेंट शेयर कर दीजिएगा. जी बताइए सर. तो मैं कह रहा सर प्लीज ये जजमेंट शेयर कर देना सर प्लीज. थैंक यू. हाँ जी मैं दे दूंगा जी जजमेंट. मैं गुप्ता जी को दे दूंगा या आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए. इंटर ओशियन शिपिंग कंपनी का 2013 का जजमेंट है, मैं दे दूंगा सर. ठीक है सर. ठीक है जी. और कोई सवाल है आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन ऑलवेज आस्क मी फ्रेंड्स. Yes, please. Anybody who wishes to ask any question with respect to intermediary. So it is all clear. Overhead transmission or all clear? सर आपकी आवाज नहीं आ रही गुप्ता जी. अभी भी नहीं आ रही सर. नजर तो आ रहा है आप अनम्यूट गुप्ता जी हैं. के माइक में. हाँ माइक में भी शायद माइक में हाँ जी हो सकता है सर. सो कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और अगली टॉपिक को डिस्कस करते हैं. फ्रेंड्स अगला टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है. Even before COVID, the entire world was getting contracted in the form of a small room, and now it is being completely contracted into this black box, a small black box. Everything is. अजय जी सर. सी अजय बामरी जी लिख रहे हैं सर सेक्शन 70 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मार्क लगाया, उन्होंने क्या पूछना चाह रहे हैं? सर सेक्शन 70 से रिलेटेड क्या 70 में क्या है सर? 70 में संबंध है सर. बताइए ना बामरी जी, क्या मदद करें? हाँ सवाल लिख के भेजें, मैं जवाब प्लीज राइट योर क्वेश्चन. सर मैं सभी मित्रों से विनती करता हूं, जरूरी नहीं है इसी टॉपिक पे आपका कोई सवाल हो. इस सब्जेक्ट पे कोई भी आपका सवाल है आप नोट कीजिए, अपना अनम्यूट कीजिए, बोलिए या चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए. हम सारे सवालों को जवाब लेने की कोशिश करें. मित्रों आप मेरे साथ थोड़ा बने रहें. आपको मैं ऑनलाइन जो सारी कहानियां हो रही हैं आज की डेट में, उसकी जीएसटी की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, किस रेट पे होगी, कौन देगा, कैसे देगा, ये सब बातें बताने वाला हूं. तो सबसे पहले तो हम वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस की बात करते हैं. अब मैं सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को म्यूट कर लें, मुझे कान में सी आ रही है. जी. सो अगर मैं
आज मैं आपको बताऊं कि अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं तो 80% ऑफ द एप्स आर फ्री एप्स टू डाउनलोड। नाउ व्हाट इज देयर रेवेन्यू मॉडल? कैसे जीवन यापन कैसे करते हैं? व्हाट इज देयर रेवेन्यू मॉडल? सो रेवेन्यू मॉडल फॉर दीज वेबसाइट्स एंड एप्स is largely from advertisement revenue, and whatever advertisement they charge, that is taxed at 18%. Now friends, if you give, आप Facebook पे ऐड देते हैं, आप YouTube पे ऐड देते हैं, आप LinkedIn पे ऐड देते हैं, आप इंस्टाग्राम पे ऐड देते हैं, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी वेबसाइट पे ऐड देते हैं, आप बिजनेस हैं, तो जो वो वेबसाइट ऑनर है, ऑपरेटर है, जो मैनेज करता है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को, वो आपको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगाता है। मैं डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं बाय एंड लार्ज। आपका कोई भी स्पेसिफिक सवाल हो, आप मुझसे इस पे बात कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की बात करें तो जो ऐप ऑनर या वेबसाइट ऑनर है, मैंने वहां जाकर उस पर अपनी ऐड लगा दी, वो मुझे चार्ज करता है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगाता है, मैं उसे टैक्स पे कर देता हूँ। क्रेडिट इज फ्रीली अवेलेबल प्रोवाइडेड यू आर इनटू मेकिंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। If you are making exempt supplies or partly taxable, partly exempt, so the credit is not fully available. Refer section 16(2), read with 3, subsection 3 with that. For rule, read with rule 42 and 43. अब अगर वो ऐप ऑनर या वेबसाइट ऑनर, अब वेबसाइट इस तरह की भी हो सकती है जो कि वेबसाइट्स जो या ऐप जो है एडवर्टीजमेंट के अलावा अपना हो सकता है गुड्स या सर्विसेज बेच रही हो, गुड्स या सर्विसेज बेच रही हो। अब जैसे कि हम अर्बन कंपनी की बात करते हैं, अमेजॉन की बात करते हैं, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक की बात करते हैं। मैं तो कोशिश करता हूं कि भारतीय कोई सामान मिल जाए बोलने के लिए भी, यूज करने के लिए तो हमेशा ही कोशिश करता हूं कि भारतीय ओरिजिन का, उद्गम का सामान मिल जाए। और टाटा क्लिक मुझे मिला है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो अब सर्विसेज जो हैं, इट कुड बी गुड्स जो है, इट कुड बी कि वो इन्वेंट्री मॉडल पे काम कर रहा है जो ऐप ऑनर है या वेबसाइट ऑनर है, या फिर वो जो है मार्केट प्लेस मॉडल पे काम कर रहा है। इन्वेंट्री मॉडल या मार्केट प्लेस, दीज टू आर द मॉडल्स फॉर बेसिकली टू एक्चुअली रन द वेबसाइट्स और this your apps. If he is doing on inventory model, then he is making supply of goods or services, and he has to take registration if his turnover exceeds 20 lakh, 40 lakh, अगर गुड्स के केस में 40 और इंटरस्टेट है तो फ्रॉम 1 रुपी उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। सर्विसेज केस में अगर 20 लाख रुपए तक की है, इवन इंटरस्टेट, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अगर वो मार्केट प्लेस मॉडल पे काम कर रहा है तो मार्केट प्लेस मॉडल पे मित्रों उसको पहले दिन से रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर बन जाएगा। इको कहते हैं उसे। इको इज द पर्सन हु ऑपरेट्स, मैनेज और रन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जहां पर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज, सप्लाई, सर्विसेज का जो भी होता है, आप वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मीन से होता है। इन दैट केस यू विल बी इको and you would be requiring registration from day one under section 52 for that particular matter, collection of tax at source for the, basically you are trying to arrange the supplies from buyer to different sellers or suppliers to different buyers rather. So अगर आप इन्वेंट्री मॉडल पे कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की बात कर दी। अगर मैं आपको आप मार्केट प्लेस मॉडल पे काम कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन डे वन से चाहिए, क्योंकि, और दूसरा इसमें और ध्यान रखिएगा, आप इंटरमीडियरी की तरह ही काम करेंगे। मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से भी लिंक किया, इंटरमीडियरी की तरह ही काम करेंगे, क्योंकि यू आर अगेन अरेंजिंग और फैसिलिटेटिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज।
यहाँ पर 3 पार्टियां होती हैं, एक ये ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक वेंडर और एक बायर। वेंडर रजिस्टर होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पे, बायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पे आता है, वेंडर अपना इनवॉइस करता है, बायर परचेज कर लेता है, उसके बदले में ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो कि मार्केट प्लेस मॉडल पे काम कर रहा है उसको उसका कमीशन मिलता है, एंड दैट इज टैक्स्ड एट 18%। कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, मैं इस बात को एड्रेस कर देता हूं, अगर आप इको के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है और आप वहां से गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, आपकी गुड्स की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए बनती है और आपके ऊपर कमीशन जो चार्ज होती है उसके ऊपर इनपुट टैक्स बन जाता है 1.5 लाख रुपए या 50,000 बन जाता है और 1 लाख रुपए का आपके पास इनपुट आपके गुड्स का है, तो आपके पास इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, एंड कॉन्टिन्यूसली ये काम हो रहा है। इसका रिफंड मिल जाएगा क्या आपको? आंसर इज यस और नो। जवाब दीजिए मुझे जरा, आपका क्या ये इन्वर्टेड ड्यूटी में फॉल हो जाएगा? जो वेंडर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा है क्योंकि कमीशन चार्ज होती है उसके ऊपर 18% लगता है, तो उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमेशा एक्यूमुलेट होता रहता है, तो क्या उनको इसका रिफंड मिल जाएगा? आंसर इज यस और नो। दीजिए सर जरा। मिलना चाहिए। सिर्फ एक ही नो आया है। जी संजीव मिश्रा जी कहते नहीं। जी बताइए मित्रों, मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है लोगों ने ना वीडियो और अपना घूमने घामने चले गए हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो आप जवाब दीजिए। अरोड़ा जी कुछ बोल रहे हैं तो चाहिए। जितेंद्र अरोड़ा जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? सर मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। प्लीज से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैं ई कॉमर्स कॉर्पोरेट में खुद नहीं डील करता हूँ, इसलिए 100% ठीक नहीं कह सकता, बट आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। क्या कह रहे हैं सर? मैं मिस कर गया। मैं ये कह रहा था सर, वैसे मिलना चाहिए, लेकिन आई थिंक सर्विसेज की जजमेंट के ऊपर, सर्विसेज के रिफंड के ऊपर किसी हाई कोर्ट का जजमेंट है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो थोड़ा सा आप हाईलाइट करें सर। हाँ, नहीं मिलेगा सर ये रिफंड। जो वीकेसी फुटस्टेप्स की बात कर रहे हैं सर आप, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट की, उसमें तो खैर वो एग्जैक्टली इन्वर्टेड ड्यूटी था, लेकिन ये इन्वर्टेड ड्यूटी नहीं है क्योंकि इट इज मेयरली ए ट्रेडिंग, बट ऑन अकाउंट ऑफ इनपुट सर्विसेज वो आपका इन्वर्टेड ड्यूटी नहीं बनता है। तो एनीवेज ये रिफंड नहीं मिलेगा यहाँ पे। चलिए मैं थोड़ा सा लिंक करता जा रहा हूँ चीजों को, आगे बढ़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन जी अरे इनपुट लेने में तो कोई परेशानी नहीं है ना, रिफंड तो नहीं मिलेगा? इनपुट लेने में कोई आपत्ति नहीं है सर, तो एक्यूमुलेट होता रहेगा वहां पर, इट विल बी गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर अकाउंट। एक्यूमुलेटेड होने दीजिए, अगर आपका कोई आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस है उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, वरना अगर आप चाहें तो इसको खर्चा भी ट्रीट कर सकते। जी जी बिल्कुल, अगर कोई और अलावा कोई और टैक्सेबल सप्लाई करता है या सर्विस सप्लाई करता है तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है साहब, 100% एडजस्ट हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। ठीक है, थैंक यू सर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं सर जी। सो दैट वे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। अब हम यहाँ पर पहुंच गए, मार्केट प्लेस पे पहुंच गए और ये इशू को भी एड्रेस कर दिया हमने साथ ही साथ। अब जो रजिस्ट्रेशन की बात कर दी, रेट ऑफ टैक्स को अकॉर्डिंगली, अगर मान लीजिए इन्वेंट्री मॉडल पे आप कर रहे हैं तो रेट ऑफ टैक्स तो वही लगेगा जो आपके गुड्स का है। अगर आप इको हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, आप मार्केट प्लेस पे कर रहे हैं तो भी गुड्स का लगेगा, कमीशन पे 18%। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं डाउनलोडिंग सर्विसेज की, जो प्रैक्टिकली ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। मित्रों इसकी परिभाषा जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में दी गई है। बहुत आपका बेसिकली मैं आपको बता दूं, जितेंद्र जी आप अनम्यूट कर दें सर प्लीज, म्यूट कर लें। सो मैं ये कह रहा था कि आपको ये जो परिभाषा है OIDAR की, उसमें जो
मैं आपके सामने पढ़कर दिखाना चाहता हूं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा इसके जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक या दो बता दूं। सबसे महत्वपूर्ण जो इसका मैं समझता हूं की पॉइंट है वो है कि ये जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ये जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ये ऑलमोस्ट मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ प्रोवाइड की जाती है। इसकी जो डिलीवरी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मीडियम से होती है, ओवर इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, और ऑटोमेटेड है और मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन से होती है, और इम्पॉसिबल होती है इन द एब्सेंस ऑफ आईटी। तो ये आपको कुछ बेसिक बातें पता लग गई कि पहली बात तो मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, दूसरी बात तो ओवर द इंटरनेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क होती है, और तीसरी बात इम्पॉसिबल है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, कोई ना कोई मीडियम, कोई ना कोई पैनल, कोई ना कोई आपके पास पोर्टल जरूरी है इस पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड होने के। अब ये अपने आप में एक कैटेगरी ऑफ सर्विस है, एक सर्विस नहीं है, एक कैटेगरी ऑफ सर्विस, इट्स ए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। अब इसमें कौन कौन सी सर्विसेज सच एज लिखी हैं डेफिनेशन में, मेरे साथ सुनिएगा जरा। एडवर्टाइजिंग सर्विस ऑन द नेट, दिस इज आल्सो OIDAR। प्रोवाइडिंग द क्लाउड सर्विसेज, कोई डाटा स्टोरेज सर्विसेज आपने क्लाउड पे दिया है, आपने ई बुक्स दिया है, मूवीज दिया है, म्यूजिक दिया है, सॉफ्टवेयर, जैसे आप जियो ऐप खरीद लेते हैं, जियो सावन, आप स्पॉटिफाई खरीद लेते हैं। रिसेंटली मैंने कुकू FM खरीदा, दैट इज आल्सो OIDAR सर्विसेज। I am accessing or retrieving the information which is available on the net, and I am buying that, I am downloading it, and by the payment of that consideration I am eligible to utilize those services for a particular period of time, where whatever the subscription is for. So that is considered to be, and there is no human intervention. I did not call anybody, I just went to the Google Play Store, downloaded it, or Apple Store, downloaded it, saw the content which was suggested, and then the subscription model was there. I chose this relevant subscription model, went on the payment gateway and made payment, and the app was activated. So that is considered to be online information database access retrieval services, जिसपे human intervention minimal है, net intervention information technology के बिना नहीं होता, इंटरनेट पे होता है, और या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होता है, that is OIDAR services. Then जैसे आपके आजकल Netflix OTT है, over the top है, Amazon, Netflix, what you call that, Z5, Sony Live, various platforms, around 70 to 80 OTT platforms are there in India. These are all OIDAR services. Then if I have just recently, Jitendraji, I wanted to share this information with all, that I have recently authored a book also on GST, which is published on 1st July 2021, which is a compilation of my, yes sir, you want to say something? सर आप कुछ कह रहे थे जितेंद्र जी? नहीं. Which is a compilation of 75 articles written by me in last 1 year, and those all articles have been updated to present law, and this is an e-book. So if I, although I have not kept any price for it, it is free for all members. Those who wishes to download it can text me or go to my website also. So in that case, in that situation, if I have kept a price for that particular ebook and downloading it, that is also OIDAR services. Book is charged at 5% ebook, that is the tax rate. But if that electronically I am giving the digital content, movies, songs, that is taxed at 18%. And more importantly, you need to see one more thing very carefully, listen to me. You need to see this fact also, who is your recipient. If your recipient is in India, then it is a taxable supply of service, taxed at 18%. If your recipient
the person who is downloading it is situated outside India, then section 13 subsection 14 of IGST Act clearly gives me a section 13 subsection 12, I beg your pardon, 1312 gives me a clear direction that when would a particular downloading would be treated as downloaded outside India. The POS shall be treated as outside India. I'll be touching on that also, do not worry. So what I was trying to bring home was that these all services like digital data storage, online gaming also is OIDAR. So my dear friends, you need to be very careful while and if now let me read that thing for you, section 13 subsection 12, which is talking about that when would the POS shall be outside India in case of OIDAR. The moment POS is outside India in case of OIDAR, then it shall be treated as a zero rated supply export of service and will not be taxed here in India. Even rather the refund of accumulated ITC shall also be available. So let me tell you, there are basically 7 conditions under section 13 subsection 12, 7 conditions which are talking about the fact that if any 2 of them are complied, then 2 of them fall outside India or in India. If 2 of them fall here in India, then would be considered domestic supply POS here in India. If 2 of them considered to be outside India, the POS shall be outside India. 7 conditions कौन-कौन सी हैं? I am reading for you. Please listen to me carefully. पहला, the location of the address presented by the recipient through internet is in the taxable territory. If here in India, so taxable territory में. The credit card or debit card or store value जो कि use किया गया है for the settlement of the payment अगर taxable territory में है तो. The billing address अगर taxable territory में है तो. Internet protocol अगर taxable, IP address अगर taxable territory में है तो. The bank अगर taxable territory में है तो. Country code अगर हमारा है तो. The location of the fixed landline through which the service is received by the recipient अगर taxable territory में है तो. मित्रों, अगर इन दोनों में से कोई, इन 7 में से कोई भी 2 इंडिया में हो गए, टैक्सेबल टेरिटरी में हो गए, तो वो इंडिया में हो जाएगी सर्विस OIDR. मान लीजिए मेरा रेसिपिएंट जो है, फॉर एग्जांपल हमारे जितेंद्र जी हैं. जितेंद्र जी हमारे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मगर कनाडा चले गए. इनके पास एक क्रेडिट कार्ड है इंडिया का, ठीक है जी. इन्होंने क्या, इंडिया का एड्रेस भी है, इन्होंने कनाडा के आईटी इंटरनेट प्रोटोकॉल से मेरी ई बुक डाउनलोड की, लेकिन फॉर एग्जांपल आई एम अज्यूमिंग, फॉर एग्जांपल उसकी पेमेंट जो है वो अपने इंडियन क्रेडिट कार्ड से कर दी और एड्रेस भी इंडिया का लिख दिया, क्योंकि मैंने मांगी थी मेंबरशिप नंबर. मैं जी बताओ मेंबरशिप नंबर क्या है, इन्होंने अपना इंडिया का मेंबरशिप नंबर दे दिया और इंडियन एड्रेस लिख दिया. तो भाई साहब ये OIDAR सर्विसेज टैक्सेबल हियर इन इंडिया हो जाएंगी. इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड आउटसाइड इंडिया. द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानी जाएगी. तो 7 में से अगर 2 भी कंडीशन इंडिया में पूरी हो जाती हैं, टैक्सेबल टेरिटरी में होती हैं, तो वो OIDR इंडिया में टैक्स्ड हो जाती है. चलिए बढ़िया. अब आखिरी लिंब OIDAR का टच कर रहे हैं, YouTube, स्पेसिफिकली YouTube. भाई मैं भी यूट्यूबर हूँ पिछले 3.5 साल से. आमतौर पे मेरे बारे में भी लोगों को भ्रांति होती है कि भैया यूट्यूब पे बहुत पैसे मिल रहे हैं. पैसे मिलते हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं, ठीक है. सो मेरे को तो आज तक नहीं मिला. मेरे 10,000 सब्सक्राइबर है लेकिन अभी तक नहीं आया. जितेंद्र जी, गुप्ता जी कुछ करिए सर जरा, है भारद्वाज साहब. सो अब यूट्यूब पे क्या करना है? यूट्यूब पे दोनों बातें हैं जी. यूट्यूब पे सप्लाई हो भी रही है और सप्लाई दी भी जा रही है. कैसे? यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सेल्फ क्रिएटेड इंफॉर्मेशन का है. जो भी यूजर्स हैं उन्होंने खुद से क्रिएट की हुई है इंफॉर्मेशन, जो कंटेंट है. दैट इज अ प्लेटफॉर्म यूट्यूब. खुद ट्यूब करो, खुद वीडियो बनाओ डालो. यूट्यूब, दैट इज द रियल
अंडरलाइन थीम ऑफ यूट्यूब। अब वो कहते हैं जी आपने ही कंटेंट क्रिएट किया, डालिए, मेरा चैनल है, मैंने कंटेंट डाला, जो भी उनकी कंडीशन है, 1000 सब्सक्राइबर और मेरे ख्याल 100, 150, 200 घंटे की व्यूअरशिप की बात करते हैं, आई एग्जैक्टली डोंट नो दैट। वो कंडीशन पूरी हो गई तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता है। मोनेटाइजेशन का क्या अर्थ है कि मेरे चैनल पर, अब आप हम सब यही सोचते हैं ना, मैंने आपको बताया ना यूट्यूब फ्री है, यूट्यूब फ्री है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं यूट्यूब प्रीमियम भी है, लिंक्डइन प्रीमियम भी है, उसको पे करके आप खरीद सकते हैं सब्सक्रिप्शन, वो भी टैक्सेबल है इन दी हैंड्स ऑफ यूट्यूब एंड लिंक्डइन। अब OIDAR जो है, इसमें मैं थोड़ी सी बात यूट्यूब से पहले एक और बात बताना चाहता हूं आपसे। अगर किसी फॉरेन ऑथर की बुक मैं यहाँ इंडिया में परचेज कर रहा हूँ, फॉरेन मूवी को इंडिया में परचेज कर रहा हूँ, फॉरेन OTT चैनल में इंडिया में परचेज कर रहा हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, फॉरेन प्लेटफॉर्म पे मैं इंडिया में बैठकर अपनी एड रन करवा रहा हूं। कोई एक वेबसाइट है फॉरेन की है, आउटसाइड इंडिया, उस पर मैं अपनी एड रन करा रहा हूं, ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। अगर मैं वो डाउनलोड कर रहा हूं, कोई ऐप खरीद रहा हूं, तो मित्रों अगर तो वो बिजनेस टू बिजनेस है, वो जो फॉरेन सप्लायर है अगर वो इंडियन बिजनेस को सप्लाई कर रहा है, then it shall not be taxed under forward charge, it shall be taxed under import of service reverse charge। और अगर वो B2C है, मैं इंडिविजुअल हूं, मैंने बीथोवन की कोई सिम्फनी का ऐप जो है ना स्विट्जरलैंड से डाउनलोड कर लिया, बीथोवन इज माय फेवरेट, तो मैंने वो सिम्फनी का ऐप डाउनलोड कर लिया और उसके लिए मान लीजिए $100 दे दिए। I am B2C. In that case, the law casted a responsibility to that particular foreign supplier to charge tax under forward. And if he is not here in India, then he has to get himself registered here in India or appoint anybody as a representative to get himself registered here in India. Then B2C, the forward charge will be there. My dear friends, please be careful. Many a times we have seen that online books were purchased by various universities. In order to avoid the RCM by universities or educational institutions, they ask that foreign suppliers to charge tax from their Indian entity. I am sorry, they cannot do so. They cannot do so because it is an absolute charge. Section 9, subsection 1, subsection 3, subsection 4, and read with correspondingly 5, 1 and 3 and 4 of IGST creates an absolute charge of levy, and that is an absolute charge, cannot be shifted, my dear friends. So let's be very clear, forward charge cannot be shifted to reverse charge cannot be shifted to forward charge. आपको जी नहीं कोई बात नहीं, मैं टैक्स पे करूंगा तो भाई साहब मुझे तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, मैं तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हूं, आप मैं फॉरवर्ड चार्ज में लगा दूंगा। भाई साहब B2B अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है देन इट इज ओके, अगर रजिस्ट्रेशन है देन आपको रिवर्स चार्ज में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ये मैंने आपको एक OIDR का, फॉरेन OIDR का बता दिया। अगर मैं मान लीजिए मैं राजेंद्र अरोड़ा, मैं मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम भागवत गीता पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं वही बोल रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, ऐसा कुछ मैं बोलता नहीं हूं, जो मैं नहीं चाहता हूं मैं बोलता ही नहीं हूं। हमारी नानी कहती थी बत्ती दंदाज कदी ते सरस्वती बैठी हुंदी है, ते ओ बोलिया करो जो तुहानू चाहिदा है, जो नहीं चाहिदा वो नहीं बोलना है। I don't know how many of you have understood the Punjabi, but at least you can try. So I'm not giving you translation. So Europe bought those lectures already recorded and put on my website. So this is an online information database access retrieval services provided by me
to a foreign recipient. Now Jatinder Arora ji went to Canada. Canada, sir, Canada. And then I started some live classes of GST. Jatinder ji ने अपना कैमरा ही ऑफ कर दिया, भाई बार-बार मेरा नाम मत ले तू. So I started some lectures of GST, and he's sitting there, live lectures, live. He's sitting there, bought those lectures here in Canada. This is again an online information database access retrieval services. So that way also, but because it is a foreign recipient, so it would be export of service, no tax. But if it is being downloaded separately, but it has to be seen that it is downloaded, 2 of those 13, 12 conditions should not fall into India. If it is, then OIDAR services by me shall be taxed. Right. So then YouTube, last segment of the limb, last limb of the program. YouTube पे रेवेन्यू मॉडल एड्स है जी. मैंने अपना ऐड दिया YouTube पे. Google has a company here in India registered at Gurgaon, Google India Private. If my agreement as an advertiser is entered between Google GIPL, in that case he shall be charging me the forward charge, and I would be paying taxes and taking credit, nothing doing, no problems. Now that ad which is running on my video, up to 55% approx of the revenue is shared by YouTube with the channel owner. That is, say for example, me. Now if my agreement, listen to me very carefully, if my agreement is with GIPL here in India, then I would be charging GST at 18%. Whatever revenue he would be sharing to me, I would be charging GST at 18%. There is another company which is Singapore based of Google, that is AdSense. If my agreement is made between AdSense and me, then that shall be considered to be export of service, and then no tax shall be charged. So need to be careful कि आपके YouTube की मोनेटाइजेशन के टाइम पर आपका एग्रीमेंट किसके साथ होता है, GIPL इंडिया या AdSense सिंगापुर. Need to be careful. Specifically YouTube, I am telling you. Then इसके अलावा और इसमें कोई और बात आती नहीं है. मतलब दोनों तरफ से हमने रेवेन्यूज का, एडवर्टाइजिंग का, सब तरह का आपको बात बता दी. तो यहाँ पर हमारा जो है मित्रों, यहाँ पर जो है हमारा ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो खत्म होता है. इसमें जो हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल की बात कर रहे थे और इंटरमीडियरी की बात कर रहे थे. यहाँ पर आपका और कोई सवाल है? मैं देख रहा हूँ कुछ चैट बॉक्स में मैसेजेस आए हैं, तो एक आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं. एक अजय बांबरी जी का सवाल आया है कि सर क्या संबंध में सारी परचेज की डिटेल्स मांग सकते हैं विदाउट मेंशनिंग ईच एंड एवरी पार्टी? नहीं. सर देखिए क्या है कि 70 में इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट की जा सकती है, बट इट इज वेरी डिबेटेबल कि वो इंफॉर्मेशन किस पीरियड की हो सकती है. आई वुड सजेस्ट दैट in reply to someone's section 70, if he is asked for all 48 months data, then you may ask him that under what inquiry this particular inquiry is being initiated against me. So please provide the relevant information so that I can provide you the relevant data. ये मांग सकते हैं आप, and majority officers do agree for that. But उनका set pattern है कि जी वो सारी information मांग लेते हैं. और कोई सवाल मुझे नजर नहीं आ रहा है भारद्वाज साहब. आई थिंक सारी चीजें क्लियर हैं, एंड ऑल्दो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कवर द एंटायर सेगमेंट ऑफ द एरियाज.
जितेंद्र जी का क्लैरिफिकेशन था कि मेरी बैटरी खत्म होने वाली थी, मैं डर के नहीं भागा कि भाई मेरे से बार बार सवाल पूछ रहे हैं सर। मैं समझ गया था सर, मैं मैसेज पढ़ लिया सर मैंने। एनी अदर क्वेश्चंस मेंबर? ये संजीव मिश्रा जी कह रहे हैं सेक्शन 74 की पेनल्टी के साथ 122 की पेनल्टी भी लग सकती है क्या? मिश्रा जी आपने बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही संबंधित सवाल पूछा है। मिश्रा जी, जो 122 की पेनल्टी लगती है वो 74 में ही लगती है। 122 अपने आप में एडजुडिकेशन का सेक्शन नहीं है, इसलिए पेनल्टी जो लगाने के लिए उसको एडजुडिकेट करना पड़ेगा, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी पड़ेंगी, वो 74 में ही करेगा। तो जो पेनल्टी है वो 74 में ही लगेगी, 122 में नहीं लगेगी। तो 122 की पेनल्टी और 74 की पेनल्टी दोनों साइमल्टेनियसली भी लग सकती है। ऑल्दो ऐसा बहुत कम देखने में आता है, क्योंकि 74 का इनिशिएशन ही पेनल्टी या 73 का इनिशिएशन ही टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी को डिटरमाइन करने के लिए होता है। तो 73 का जो इनिशिएशन है दैट विल गो टू 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 132 ऑल्सो। तो ये सारे सेक्शन के जितने ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के हैं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 73-74 के अनुसार ही होगी। लेकिन 73-74 में जो पेनल्टी है वो उस वजह से है, उस लिए है कि अगर आप शो कॉज से पहले, शो कॉज इशू होने के बाद 30 दिन के बाद पेनल्टी पे करके कम कर देते हैं, तो 74 की पेनल्टी इंडिपेंडेंट है, 122 की इंडिपेंडेंट है, लेकिन 122 की पेनल्टी लगाने के लिए 74 करना पड़ेगा। Any more questions, member? ये आया अरोड़ा साहब जितेंद्र जी का, ये कह रहे हैं जी ऑनलाइन डाटा के बारे में मेरी ज्यादा प्रैक्टिकली समझ नहीं है, एक बार फिर से पढ़कर आपसे पूछ लूंगा। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम एनी टाइम। I have intentionally chosen this subject, this particular topic. Thank you, Rajendra Arora ji, for your wonderful presentation. You have explained the subject in a very simple manner. We are highly enlightened and benefited by your discussion. Friends, Rajendra Arora ji, an aspirant for the next Central Council member. We wish him all the best for his future endeavor, and he deserves to be a good candidate for that seat. Thank you very much. We are highly thankful to you for your wonderful presentation and sparing your valuable time for the benefit of our members. I am also thankful to all the participants for making this program a great success. Thank you, all of you. Rajendra ji, with your permission, I would like to inform that we have a YouTube channel in the name of Study Circle, and if you permit us, we would like to upload your recording on that channel, sir. Sir, it will be an honor. Thank you, sir. Thank you very much. With the permission of our guest speaker and all the members, I would like to formally end the meeting. Thank you, all of you, once again. Thank you, Bhagwat Sahab. Thank you, Gupta ji. Thank you, Jitendra ji. Thank you all, everyone, for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you, sir.